नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, आज का टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व। यह वीडियो आपके सभी एग्जाम्स आरओ एआरओ यूपीपीसीएस और अन्य सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व से किसी भी एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। प्रश्न इसी वीडियो से होगा, क्योंकि एनसीईआरटी बेस है यह। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह है भाग 4 में, जो नीति निर्देशक तत्व है यह भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व क्या होता है? नीति निर्देशक तत्व राज्य का कर्तव्य, इसका मतलब होता है राज्य का कर्तव्य। राज्य के कुछ कर्तव्य होते हैं। राज्य मतलब जो सरकारें बनती हैं, उनका कर्तव्य होता है कि अपनी जनता के लिए कुछ अच्छा कार्य करें। नीति निर्देशक तत्व की विचारधारा कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई। देखिए, जो नीति निर्देशक तत्व होता है डीपीएसपी, जो डीपीएसपी होता है वाद योग्य या न्याय योग्य नहीं है। जैसे मौलिक अधिकार हमारे सुप्रीम कोर्ट में हम चुनौती दे सकते हैं राज्य के खिलाफ, लेकिन डीपीएसपी में नीति निर्देशक तत्व को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते, अर्थात नीति तत्व को लेकर न्यायालय नहीं जाया जा सकता। लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा नीति निर्देशक तत्व में पाई जाती है। ठीक है, इसका काम है जनता के लिए अच्छे विचार लाए, अच्छी नीति लाए, जनता की भलाई के लिए अच्छे कार्य करे। केटी शाह के अनुसार यह एक चेक है जो बैंक की सुविधा के आधार पर भुगतान किया जाएगा। अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्व को संविधान की अनोखी विशेषता कहा। अनुच्छेद 36 की परिभाषा क्या कहती है? राज्य का अर्थ कानून बनाने वाली संस्था है। राज्य का अर्थ होता है कानून बनाने वाली संस्था। राज्य में संसद, केंद्र सरकार, राज्य के विधानमंडल और राज्य की सरकारें आती हैं। क्लियर है? अनुच्छेद 37 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के होंगे तब। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए कार्य करेगा। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य जो है कल्याण की वृद्धि के लिए कार्य करेगा, जैसे राज्य की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन, राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था लागू करे। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। ग्राम पंचायतों के गठन का उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जो हमारी शासन सत्ता है उसका विकेंद्रीकरण करने के लिए ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है। यह अनुच्छेद 40 में है, अर्थात शासन को कई स्तर में बांटकर शासन व्यवस्था का संचालन किया जाए। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार कुछ दशाओं में कंडीशन अप्लाई रहेंगी। वृद्धावस्था में, बेकारी में, अंगहीनता में, ऐसी कंडीशन में राज्य की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इनको ये अधिकार दिए जाएं, काम का, शिक्षा का, लोक सहायता का। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता कार्यक्रम तथा वृद्धा पेंशन अनुच्छेद 41 के आधार पर चलाए जाते हैं। जो आजकल बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है और वृद्धा पेंशन योजना चल रही है सभी राज्यों में केंद्र सरकार के द्वारा भी, वो अनुच्छेद 41 के तहत ही है। अनुच्छेद 42 काम के न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता, महिलाओं को न्याय संगत काम दिया जाएगा। महिलाओं को न्याय संगत काम दिया जाएगा। गर्भावस्था के समय महिलाओं को अवकाश यानी मातृत्व अवकाश दिया जाएगा, मैटरनिटी लीव दी जाएगी। ठीक है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, जो कर्मकार होंगे, अनुच्छेद 43 कहता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, श्रमिक वर्ग को राज्य एक निर्धारित मजदूरी उपलब्ध कराए, एक निश्चित, जैसे आजकल देख रहे हैं अभी हाल ही में दिल्ली में मजदूरी बढ़ाई गई है ना। तो सरकारें क्या करती हैं? निश्चित करती हैं। मनरेगा कार्यक्रम कुटीर उद्योग अनुच्छेद 43 के आधार पर चलाए जाते हैं। जो मनरेगा में फिक्स रेट है,
मनरेगा में यदि आप काम करेंगे तो फिक्स रेट है, कोई भी काम करे सबके लिए एक समान वेतन मिलता है, समान मजदूरी मिलती है। अनुच्छेद 44, एक समान सिविल संहिता या कॉमन सिविल कोड। राज्य एक समान कानून बनाए तथा एक समान कानून लागू करें। राज्य एक समान कानून बनाए तथा एक समान लागू करें। कानूनों को लागू करते समय भिन्नता नहीं होनी चाहिए, किसी जाति धर्म का विभेद नहीं करना है। गोवा एक ऐसा राज्य जहां पर एक समान कानून लागू है। अनुच्छेद 45 कहता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों बाल्यावस्था तथा शिक्षा की देख रेख राज्य सरकार करे। लेकिन अब क्या हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002 में बाल शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनुच्छेद 21 में डाल दिया गया है और वहाँ निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। आंगनवाड़ी कार्यक्रम चलते हैं हमारे गाँवों में, अनुच्छेद 45 के आधार पर ही चलाए जाते हैं। तो जो यहाँ 6 वर्ष से कम के लिए हैं वह किया गया है अनुच्छेद 45 में आंगनवाड़ी, और 6 से 14 वर्ष के लिए अनुच्छेद 21। ठीक है। राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा दुर्बल वर्गों के लिए अर्थ तथा शिक्षा संबंधी हितों को बढ़ावा देगा। कौन? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जो भी राज्य मतलब पूरा शासन व्यवस्था। राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, दुर्बल वर्गों के लिए निःशुल्क कोचिंग संस्थान, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क में कमी जैसे कार्यक्रम चला रही है। तो वो चल रहा है अनुच्छेद 46 के तहत ही। पोषाहार स्तर किसमें होता है? अनुच्छेद 47 में। अनुच्छेद 47 में ही पोषाहार स्तर, जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास करेगा। कौन? सरकार करेगी। अल्कोहलिक पदार्थों का प्रयोग औषधि के रूप में किया जा सकता है, लेकिन जब हम औषधि को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं और ऐसा करने के लिए जीवन स्तर, पोषाहार स्तर और स्वास्थ्य प्रभावित होता है तो राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। इसीलिए बिहार, गुजरात जैसे राज्यों में शराब बैन है अनुच्छेद 47 के आधार पर ही। इसी अनुच्छेद को आधार बनाकर बिहार ने दारू बंद कर दिया है। ठीक है। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? राज्य कृषि एवं पशुपालन संगठन राज्य कृषि के विकास के लिए ऋण, कर्जा, सिंचाई, उन्नतशील बीजों की व्यवस्था, पशुपालन के विकास के लिए अच्छे नस्लों के पशुओं के वध पर प्रतिबंध, भारवाहक पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाएं। मतलब जो भी कृषि एवं पशुपालन का संगठन है वह अनुच्छेद 48 के तहत है कि आपको ऋण उपलब्ध कराए, सिंचाई की सुविधाएं दे, उन्नत बीज दे, अच्छे पशु नस्ल दे और पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाएं। अनुच्छेद 48 का कहता है, अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। राज्य वनों को नष्ट होने से बचाएगा, वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाएगा जो आजकल चलाए जा रहे हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राज्य अभ्यारण्य की व्यवस्था बनाए जा रहे हैं आजकल। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण है। राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण है। राष्ट्रीय स्तर के स्मारक जैसे लाल किला, ताजमहल तथा अन्य स्थान को क्या करे? संरक्षण प्रदान करे अनुच्छेद 49 के तहत। जैसे कंपनी बाग स्थान, जैसे कंपनी बाग। खुदाई से प्राप्त हुई वस्तुओं को राज्य नष्ट होने से बचाए, उनको कहाँ रखे? म्यूजियम में रखे। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होंगी? अलग होंगी अनुच्छेद 50 के तहत। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में वृद्धि हो। जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन होता है अनुच्छेद 51 के तहत ही कार्य करता है। अनुच्छेद 51 भारतीय विदेश नीति से संबंधित है। भारतीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष पर आधारित है, अर्थात एक दूसरे के आंतरिक मामले में भारत को कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है। एक दूसरे के आंतरिक मामले में भारत कोई भी हस्तक्षेप नहीं है।
तो साथियों, ये रहे आपके डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक। इसके बाहर शायद ही कोई प्रश्न जाए। ठीक है, यह एनसीईआरटी का निचोड़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।